Friends, today we are going to start the second lecture of unit 13 which is deformation of solid. इससे पहले जो है वो हम deformation in solids पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं और हुक्स लॉ को पढ़ चुके हैं. आज हम जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी ग्राफ को डिस्कस करेंगे फॉर डक्टाइल मटेरियल. यू नो के डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं. इसके अलावा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन डिफॉर्म मटेरियल्स पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके डिफरेंट फार्मूलाज क्या हैं और कैसे आप इनसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. फिर बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है. पहले ये जो है वो मॉडर्न फिजिक्स में का पार्ट होती थी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, लेकिन अब ये जो सॉलिड वाला डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स वाला चैप्टर है उसका पार्ट है. सो ये देखेंगे और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल. आप जानते हैं कि दो तरह के मटेरियल आप कंसीडर करते हैं. एक होता है डक्टाइल मटेरियल और दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल. इन दोनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है? जो डक्टाइल मटेरियल होता है, इफ दिस इज द इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट के बाद भी उसकी डिफॉर्मेशन जारी रहती है, यानी कि उसका प्लास्टिक रीजन भी होता है. दे डोंट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, दे कंटिन्यू देयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आफ्टर द इलास्टिक लिमिट. ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटल मटेरियल, तो उनका इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक रीजन ना होने के बराबर होता है. आइडियली तो दे ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट. सो इन दो मटेरियल्स की बुनियाद पर हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि एक डक्टाइल मटेरियल के लिए ग्राफ है. आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा ये जो रीजन है, दिस रीजन फ्रॉम O to B, दिस रीजन इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन, राइट? एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन. सो सपोज वी हैव अ वायर और इसको हमने हैंग किया हुआ है और उसके साथ हम वेट ऐड करते जाते हैं टू इंक्रीज दी स्ट्रेस. ये हम वेट ऐड करते जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ रही है तो स्ट्रेन भी इसमें बढ़ेगी, बिकॉज एज यू नो के स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो उससे रिलेटेड फिर हमने ये ग्राफ को ऑब्टेन किया. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव स्ट्रेन, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव स्ट्रेस. और सबसे पहले हमारे पास OA रीजन आता है. ये जो OA रीजन है, पॉइंट A को हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी बोलते हैं और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको हम प्रोपोर्शनल स्ट्रेस भी बोलते हैं. तो ये जो लिमिट है उसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है. और अगर हमने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना हो, आपको पता है कोई ना कोई साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ता है. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है. और यहाँ हमारा ये जो कांस्टेंट होता है इस केस में, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू y. सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन y वी यूज दिस रीजन, OA रीजन, जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. इस रीजन के अंदर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं और इस रीजन से अगर आप स्ट्रेस को हटा दें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेगा. अगर आप फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज करें, देन वी रीच द पॉइंट B. ना पॉइंट B इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है हम उसको इलास्टिक स्ट्रेस बोलते हैं. ये इलास्टिक लिमिट होती है, OB इज द इलास्टिक लिमिट. यहाँ तक अगर आप पॉइंट B तक स्ट्रेस को हटा देंगे, देन द मटेरियल कैन रीगेन इट्स इनिशियल स्टेट. वो अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेगा. यहाँ से हटा देंगे तब भी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेगा, यहाँ से हटा देंगे तब भी वो अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेगा. सो यहाँ तक तो आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते बिटवीन द ब्रिटल एंड डक्टाइल सब्सटेंस. इसके बाद डिफरेंस स्टार्ट होता है. अगर आप इसके बाद स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो इफ द मटेरियल इज ब्रिटल इट विल ब्रेक, वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा. और अगर मटेरियल डक्टाइल है तो मटेरियल विल कंटिन्यू इट्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. जितना ये प्लास्टिक रीजन किसी मटेरियल पे ज्यादा होगा, उसमें जो ब्रिटलनेस है वो उसकी जो डक्टिलिटी है वो उतनी ज्यादा होगी. और जितना ये शॉर्ट होगा तो वो ज्यादा ब्रिटल होगा, राइट? आइडियली तो ब्रिटल सब्सटेंसेस इसके बाद कोई फर्दर जो इलॉन्गेशन है वो नहीं करते, वो ब्रेक हो जाते हैं. सो अगर आप फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, देन वी रीच द पॉइंट C. पॉइंट C पर जो कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होती है इसको सिग्मा m कहते हैं. नाउ दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, और इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं पॉइंट C को. पॉइंट C के बाद अगर आप फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, इवन इफ यू रिमूव द स्ट्रेस, तो फिर मटेरियल विल ब्रेक आउट. और यहाँ पर जो पॉइंट D पे कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा उसको हम सिग्मा f कहेंगे. आप देख सकते हैं कि सिग्मा f जो है यहाँ पर, सिग्मा f इज लेस देन सिग्मा m. जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है वो उससे कम है. उसकी वजह यह है कि अगर इसके बाद इवन आप इसके बाद हम कहते हैं मटेरियल विल स्टार्ट टू फ्लो, तो अगर इसके बाद आप स्ट्रेस को रिमूव भी करेंगे तो देन द मटेरियल कैन ब्रेक, राइट? सो इसलिए हम जो है इसको फ्रैक्चर स्ट्रेस बोलते हैं एंड फ्रैक्चर स्ट्रेस इज लेस देन दी सिग्मा m. अब अगर आपके पास मटेरियल ब्रिटल है तो फिर इफ दिस इज द इलास्टिक लिमिट, तो उसके बाद वो ना होने के बराबर आगे प्रोलॉन्ग करेगा. और अगर वो डक्टाइल है तो उसकी जो प्लास्टिक रीजन है वो भी जारी रहेगा. जो है इन जनरल दिस रीजन इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन. सो इनसे इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली ग्राफ रिलेटेड होंगे. तो हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं. देखिए कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको जो है वो नजर आ रहा है. We have different graphs. ये ग्राफ A है, ये B है, ये C है, ये D है. क्वेश्चन है, the graph shows stress strain curves for samples of 4 different materials. Which material has the greatest strength? जाहिर बात है जिस मटेरियल की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ होगी तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा. उस पर आप जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा. तो सबसे कम स्ट्रेन किसमें प्रोड्यूस हो रहा है? A में. तो A वाला जो ग्राफ है ये टुवर्ड्स दी स्ट्रेस कर्व है. तो जो A है उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा, तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है. सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the graph shows the stress strain graph for a wire. Which point would give the value for the maximum tensile strength? तो वो हमें पता है कि पॉइंट C होता है, बिकॉज उसके बाद मटेरियल कैन ब्रेक एट एनी पॉइंट. तो पॉइंट C ये जो पॉइंट है, इट विल गिव यू UTS और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ.
इसी तरीके से एक और ग्राफ देखिए, एक और जो है वो क्वेश्चन देखिए। ये हमारे पास 3 ग्राफ है और हमने बताना है कि इनमें से ब्रिटल का ग्राफ कौन सा है, डक्टाइल का ग्राफ कौन सा है, पॉलीमर का ग्राफ कौन सा है। तो पॉलीमर्स तो ये हैं, बिकॉज ये अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेते हैं। तो Z इज पॉलीमर, Z में पॉलीमर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है या ऑप्शन डी में आ रहा है। ओके, Y जो है ये आपके पास जो है वो क्या है, ब्रिटल है। अब Y यहाँ पे डक्टाइल लिखा हुआ है, सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी द ऑप्शन। देखिए Y इज ब्रिटल, Z इज पॉलीमर, जबकि X जो है क्योंकि इसका प्लास्टिक रीजन भी है तो ये डक्टाइल है। सो हेयर D विल बी द बेस्ट ऑप्शन, दैट दिस इज डक्टाइल, दिस इज ब्रिटल एंड दिस इज पॉलीमर। सो इस तरह के जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके पास से पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में। और अब हमारा लास्ट टॉपिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड में है, स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन डीफॉर्म्ड मटेरियल। तो बेटा डीफॉर्म मटेरियल क्या होते हैं, अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो एटम्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम कहेंगे मटेरियल इज सेड टू बी डीफॉर्म। और अगर आप जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर का जो एरिया है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का, अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आ जाएगी हाफ एफ डेल्टा एल। सो दिस डेल्टा एल इज कॉल्ड दी चेंज इन लेंथ, हम इसको चेंज इन लेंथ बोलते हैं। सो अगर इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कहें तो हमें पता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो y क्या आ जाएगा, एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। सो यहाँ से f किसके बराबर आ जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है, जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो आ जाएगी ए वाई डेल्टा एल ओवर एल। सो दिस इज f। सो अगर आप इस f को इधर पुट करेंगे तो जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ एफ इज ए वाई डेल्टा एल ओवर एल इनटू डेल्टा एल। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज हाफ ए हाफ वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर ओवर एल। सो दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। और इसमें आप एक चेंज कर सकते हैं, अगर इसी एक्सप्रेशन को आप ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दें और ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड भी कर दें, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज हाफ वाई इंटू ए एल इंटू व्हाट इज दिस, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होती है। तो चेंज इन लेंथ स्क्वायर ओवर ओरिजिनल लेंथ स्क्वायर ये क्या है जी, आपके पास स्ट्रेन स्क्वायर, दिस इज एनर्जी। अगर आप एनर्जी डेंसिटी करेंगे तो वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर आप इस एक्सप्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल या एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कैसी है, उसी के हिसाब से आप जो है फिर वो जो है वो फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये फार्मूला है, इसमें अगर आप y की वैल्यू पुट कर दें जो कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी जी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन में अगर आप इसमें स्ट्रेन को एलिमिनेट करना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन में तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी, इस एक्सप्रेशन में अगर आप y की जगह लिखें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन तो स्ट्रेन इज सिग्मा ओवर y, तो एनर्जी डेंसिटी इज सिग्मा ओवर y, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं स्ट्रेस स्क्वायर ओवर 2y। सो दिस इज द formula in terms of stress, this is the formula in terms of strain, this is the formula in terms of stress and strain. So आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं टू कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन डेटा। इसमें एक स्पेशल केस आप जानते हैं वो हमने पढ़ा था कि व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। तो अगर एक मटेरियल को आप स्ट्रेच करें और उसकी लेंथ को डबल कर दें तो फिर हमें पता था कि स्ट्रेन 1 हो जाएगी। सो इफ स्ट्रेन इज 1 then this formula can be written as energy density is sigma by 2। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब स्ट्रेन इज 1, या यहां पर अगर आप पुट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू y by 2 बस। बट वंस अगेन मैंने क्या बताया आपको कि ये फॉर्मूलाज तब लगेंगे जब न्यूमेरिकल में आया गया हो कि मटेरियल स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो उस केस में फिर जो स्ट्रेन है वो 1 होती है। तो अगर आप इसमें और इस फार्मूले में 1 पुट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी के ये फार्मूलाज आ जाएंगे, राइट। सो ये वो सारे फार्मूलाज हैं विच कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी डेंसिटी एंड इट डिपेंड्स कि क्या डेटा दिया गया है उसी के हिसाब से आप डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस देख लेते हैं जी। इसमें सो क्वेश्चन देखिए, इस सिलसिले में ये क्वेश्चन देखिए। And the question is two wires of same diameter of the same material having the length L and 2L, right? If the force F is applied on each, the ratio of the work done on the two wires. So work done is equal to half y half F into delta L, right? अब क्योंकि फोर्स को सेम कह दिया है
तो इसका मतलब है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, और आपको पता है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, सो दिस मींस दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ. So W1 over W2 is equal to L1 over L2, and what is L1? L1 is L. What is L2? L2 is 2L. So the ratio of work done W1 over W2 will be equal to 1:2. So alpha will be the right option for this question. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, if the tension on a wire is removed at once, then देखिए अगर आप जो वेट लटकाया है, जो वायर में टेंशन का बाइस बन रहा है, अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं तो उसमें तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर है ना, जिसके हमने डिफरेंट फार्मूलाज अभी देखे हैं. तो अगर आपको टेंशन को जो है वो रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो जो स्ट्रेन एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो चेंज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और जो टेम्परेचर ऑफ द वायर है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा. सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन. इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज. इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, ब्रास रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी हैव द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर और इट इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 0.2 मीटर. जो लेंथ है ये 0.2 मीटर है. इज कंप्रेस्ड लेंथ वाइज बाय अ वेट ऑफ 5 kg. So if Young's modulus of the elasticity of the brass is 1 × 10⁻11 Newton per meter square, so G is 10 meter per second square. The increase in the energy. So अभी जो increase in the energy है उसमें आप देखिए कि चेंज इन लेंथ आपको नहीं दी हुई, तो अब आपने कोई ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें चेंज इन लेंथ ना आए. फॉर एग्जांपल आपने ये जो फार्मूला लिखा हुआ था कि ये आपने इंक्रीज इन एनर्जी मालूम करना है ना, तो एनर्जी डेंसिटी का एक फार्मूला आपने लिखा था सिग्मा स्क्वायर ओवर 2y, राइट. सो एनर्जी क्या होगी? सिग्मा स्क्वायर ओवर 2y, इधर से वॉल्यूम उधर चला जाएगा, एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा. सिग्मा क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एफ स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू 2y आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल आ जाएगा, राइट. सो यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ स्क्वायर एल over a into 2y. So force is given, force F is equal to W, W is equal to mg. Force is given, original length is given, area is given, y is given. So by putting all these values we can calculate the answer, and the correct answer is option B, that is 2.5 into 10⁻⁻5 joule. So dear student, solid के टॉपिक से रिलेटेड ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने पढ़े, और इस सिलसिले का जो एक लास्ट टॉपिक है दैट टॉपिक इज द एनर्जी बैंड थ्योरी. और अगर आप एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक देखें व्हाट आर, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं. देखिए ये एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का वैलेंस लेवल है, वैलेंस बैंड, वैलेंस शेल का एनर्जी लेवल है. ये एक सिंगल आइसोलेटेड एटम है, लेकिन जब आप n एटम्स मिलाएंगे ना, एक ही तरह के n एटम्स मिलाएंगे, तो फिर जो वैलेंस शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते. फिर क्या होगा? फिर जो सबसे आखिरी वाला शेल है वैलेंस शेल, उसकी क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी, इस एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग हो गई. जितने ज्यादा एटम्स मिक्स करेंगे उतना ही इनके दरमियान स्प्लिटिंग ज्यादा होती जाएगी, और इस तरह से बार बार एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग से आपके पास एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का चेंज हो जाएगा एक कॉन्टिन्यूस रीजन में, जिसको आप एनर्जी बैंड कहते हैं. और इस एनर्जी बैंड में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकता है. सो इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी बैंड थ्योरी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन पॉली एक्सक्लूडेंट प्रिंसिपल. सो देखिए बैंड्स कैसे बनते हैं. In isolated atom, the valence electron can exist on only one of the allowed orbits, each of sharply defined energy level, cardinal energy level. But when two atoms are brought nearer to each other, then there are alteration in the energy levels and they spread in the form of bands. ये देखिए ये alteration आ गई energy level में, और फिर इसके corresponding आपके पास क्या बन गया है? एक energy band बन गया है. So we will focus our concentration onto the valence band only, because वहाँ पर जो splitting of energy level में ज़्यादा होती है. So हमारे पास following energy bands होते हैं. एक valence band होता है. valence band क्या होता है जी? The energy band formed by a series of energy levels containing valence electron is known as valence band, and at 0 Kelvin the electrons fill the energy levels in valence band starting from lowest one. So जो valence band होता है ये उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है जो कि वैलेंस शेल में होते हैं, और वो जो बैंड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट होते होते अपवर्ड जाती है. सो ये बैंड मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑलवेज फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन्स. इसके अलावा ये बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि एटम के अंदर रह के इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी गेन कर सकता है वो वैलेंस बैंड में कर सकता है. कंडक्शन बैंड में तो एटम से फ्री हो जाता है ना. सो जब हम कहते हैं कि दिस इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इसका मतलब है कि एक बैंड के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है वो वैलेंस बैंड में की जा सकती है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जो है जो कि वैलेंस बैंड में है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग दे दें, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आप उसको एनर्जी दे रहे हैं ईवी, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता. इलेक्ट्रॉन तब कोई भी एनर्जी ले सकता है जब वो एटम से फ्री हो. अगर वो एटम का हिस्सा है तो हमने चैप्टर नंबर 20 में पढ़ा था कि उसकी फिक्स एनर्जी होती है, दैट इज ke²/2r माइनस ke²/2r. नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड. जो इंसुलेटेड होते हैं दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड.
लेकिन जैसा कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि करंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली फ्री चार्ज कैरियर ओनली। तो जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में नहीं होते, वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। इसलिए अगर किसी सब्सटेंस के वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वी कैन नॉट से इट कैन कैरी करंट बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल व्हिच कैन बी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। सो दैट वाज वैलेंस बैंड एंड देन वी हैव द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है जी? इट इज आल्सो कॉल्ड द एम्प्टी बैंड ऑफ फॉर मिनिमम एनर्जी। इसके अलावा दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मटेरियल कंडक्ट कर सकेगा। इंसुलेटर्स के लिए अगर आप देखें तो जो वैलेंस कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, राइट? अगर हम इस पर कंपैरिजन देखें वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का फॉर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सो व्हाट वी सी, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है एंड देयर इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी गैप होता है ये कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को करके होता है। यानी कि जो एनर्जी गैप है दैट इज दी एनर्जी मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड को करके आता है। सो ये आपके पास इंसुलेटर्स हैं, दे हैव द वास्ट एनर्जी गैप एंड दैट गैप कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ये गैप फुलफिल नहीं हो सकता। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान की जो एनर्जी गैप है इतना वास्ट होता है कि नो इलेक्ट्रॉन विल एबल टू क्रॉस फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो दैट इज व्हाई बिकॉज देयर आर नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, सो दैट इज व्हाई वी से दैट के जो इंसुलेटर्स हैं वो करंट कैरी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उसके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है एज कंपेयर टू द इंसुलेटर कम होता है। एंड यस देयर आर फ्री फ्यू इलेक्ट्रॉन्स which will go from valence band to the conduction band, right? So ये इनको हम सेमी कंडक्टर और सेमी इंसुलेटर कह सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंडक्टर्स, सो कंडक्टर्स में we have this valence band and there we have the conduction band. We have overlapping valence and conduction band. It means के the electrons present in the valence band in case of conductors need very small amount of energy which they absorb at the room temperature to get shifted from valence band to conduction band. So that is why we say that conductors are good conductors of electricity because they have many electrons in the conduction band. So talking about the valence band, आप जरा देख सकते हैं कि the electron in the conduction band are called the free electrons. वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो एनर्जी गेन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, यानी कि ये जो बैंड है अगर इसमें आप कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी, और एनर्जी गेन करने के अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट का बाइस भी बन सकते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और इसके अलावा देखिए इन दिस बैंड द इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अलावा करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। सो ये था कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान देयर वी हैव द एनर्जी गैप और नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एनर्जी गैप। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये जो गैप है ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पे, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है और इसी एनर्जी गैप के फर्क की बुनियाद पर फिर आप एलईडी बनाते हैं बिकॉज यू नो दैट डिफरेंट मटेरियल्स हैव द डिफरेंट एनर्जी गैप बिटवीन देयर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और इसके अलावा इसमें जैसे टेंपरेचर इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो स्लाइटली डिक्रीज करता है। अब जरा आप देखिए, अगर आप कंपैरिजन देखें बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स में, so because we have empty conduction band so there is no current carrying capability in the insulators, that is why they are called insulator. अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में some electrons absorb energy and get shifted from valence band to conduction band. That is why we say them semiconductor because they can conduct they can conduct at a very small level. अगर आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो what you should do, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ज्यादा बॉन्ड छूटेंगे। जब ज्यादा बॉन्ड छूटेंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो फिर जो सेमीकंडक्टर में जो करंट है, जो कि टोटल करंट होता है, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो दोनों की वजह से बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बट एट द सेम टाइम सेमीकंडक्टर कैन आल्सो बी कॉल्ड सेमी इंसुलेटर्स। रीजन बिकॉज एट 0 केल्विन दे विल नॉट फाइंड एनी एनर्जी टू गेट अब्सॉर्ब एंड गेट शिफ्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और क्योंकि उनके पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो लिहाजा वो कंडक्शन बैंड उनका एम्प्टी रहेगा। सो एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स को, कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए दे डू नॉट नीड एनर्जी, ऑलमोस्ट नो एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, दे अब्सॉर्ब द एनर्जी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर एंड दैट इज व्हाई द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी इन कंडक्टर इज वेरी मच greater as compared to insulators and semiconductors.